Let's begin the session. So I'll give a brief introduction मेरा अपना कि मेरा नाम श्रुति हुआ. सो आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड. मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई कार्मल स्कूल से की है और उसके बाद आगे मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री ऑनर्स में मिरांडा हाउस डीयू से. और करंटली मैं ट्रेनिंग में हूँ अभी. आगे मुझे जो सर्विस अलॉट हुई है वो आईपीएस है. सो आई हैव बीन एलोकेटेड आईपीएस and I'm planning to join the services this year itself. So after Lavasna, I'll be heading to NPA Hyderabad. So let's begin it, and I'll start with the basic strategy that I followed during my preparation. So going back by the background that I have been into, मैंने अपना प्रिपरेशन 2018 जून से शुरू किया था और 1 साल की बेसिक कोचिंग ली मैंने. उसके बाद फाउंडेशन कोर्स के बाद पूरे टाइम मेरा प्रिपरेशन वाज़ सेल्फ स्टडी बेस्ड. सो सेल्फ स्टडी ही किया है मैंने उसके बाद. सो स्टार्टिंग में तो काफ़ी कन्फ्यूजन था मुझे अपने प्रिपरेशन में. इट वाज़ बेसिकली बहुत सारे बहुत सारे फैकल्टी अलग-अलग चीज़ें बताते थे. सो इट वाज़ मोर अबाउट व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो, बिकॉज़ जब एक सिंगल गाइडेंस नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है चीज़ों को लेकर के. बट इवेंचुअली आई ट्राइड टू फिगर आउट क्या करना है, कैसे करना है. सो दिस वाज़ माई थर्ड अटेम्प्ट. तो मेरा पहला 2 अटेम्प्ट नहीं होने का जो कारण था मैं आपके साथ शेयर करूँगी. व्हाई आई डिड नॉट क्वालिफाई इन माय फर्स्ट एंड सेकंड प्रीलिम्स which I gave in 2020 and 2021. सो 2020 में मेरा प्रीलिम्स नहीं होने का जो मेजर रीज़न था वो था एक माइंडसेट. There was something that a faculty once told me that you need to attempt at least 86 to 88 questions in GS paper 1 to qualify it to be in the above the cutoff category. So in 2020, I was safely attempting 80 questions, but since this thing was in my mind कि हाँ 86 87 questions attempt करने होते हैं, तो मैंने लास्ट के 6-7 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से ब्लाइंड गेस में ले लिए और वो सारे के सारे नेगेटिव हो गए. सो दैट्स व्हाई 2.5 मार्क्स से मेरा जीएस पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ था 2020 में. 2021 में इट वाज पैनिक दैट लेड मी बिहाइंड, बिकॉज 2021 में पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था पेपर का. 19 ईयर्स के बाद आई थिंक स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आए थे. 3 या 4 स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस थे. सो द मोमेंट आई सॉ मेरा जो सेट था उसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही थे 2-3 पेज के बाद. तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस देख के आई वाज अ बिट शैटर्ड कि क्या करना है, नहीं करना है, पैटर्न चेंज हो गया है. तो वो पैनिक मोड में आना काइंड ऑफ मिसलेड इट. तो बाकी के क्वेश्चंस भी जो मुझे अच्छे से आते थे, वो फिर बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पाई. सो दैट वाज़ वन रीज़न व्हाई आई डिड नॉट क्वालिफाई 2021 प्रीलिम्स. बहुत मार्जिन से रहा था मेरा कट ऑफ से. सो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आई प्रिपेयर 2022 एंड आई वाज़ वेरी श्योर कि इस बार क्या गलतियाँ नहीं करनी है. So going by the basic book list, I would start from GS paper 1. For history, I would say कि क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा है मिरांडा से. सो हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ बहुत अलग से ज़्यादा नहीं किया था. बस आर एस शर्मा की बुक पढ़ी थी. उसके अलावा कुछ कोचिंग के मटेरियल थे तो वो मैंने फॉलो किए थे. तो आई वुड नॉट नेम दी कोचिंग मटेरियल पर से हियर, बट आई वुड से कि अगर कोई मटेरियल है जो कि अच्छा है या मार्केट में है तो यू कैन पिक एनी ऑफ देम. हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़. बाकियों के लिए आपको पता है मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम होता है, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा होता है और एंशियंट के लिए फिर आर एस शर्मा है. एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है दैट इज काइंड ऑफ मैंडेटरी. इट्स अ वेरी गुड बुक, वेरी रिच इन इन्फॉर्मेशन. हर लाइन में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसकी. एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है वो तो आप ज़रूर पढ़ें. कमिंग टू पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत वॉज द की. और लक्ष्मीकांत इज वन बुक जो जितना बार भी पढ़ो उतनी बार नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है. इट ऑलवेज गिव्स यू न्यू इंसाइट्स. एवरी लाइन हैज सर्टेन इंटरप्रिटेशंस. At one point of time, you also need to read between the lines and understand the nuances that are there. For environment, I referred Shankar IAS book, but that also selectively because environment is mostly dynamic. So I used to cover that mostly from the current affairs magazine that I used to follow, or from the newspapers too. Then moving on to economics. For economics, I followed my basic coaching notes
बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो डेड प्रिलिम्स बेस्ड जो सीरीज करवाते हैं मृणाल सर उनका. सो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द सीरीज, बट आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कि प्री के पहले मृणाल सर एक सेशन लेते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर. दैट वाज गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट विवेक सिंह की जो बुक है इकोनॉमिक्स पे, दैट इज रियली गुड. उसपे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाए गए हैं. प्री कम मेंस इट्स वेरी गुड बुक फॉर प्री कम मेंस प्रिपरेशन फॉर इकोनॉमिक्स. सो दैट्स अगेन अ नाइस बुक. फॉर साइंस एंड टेक आई वुड से कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप कोई अगर कोचिंग के नोट्स है जो उठा सकते हैं तो ठीक है, बिकॉज उससे आपका काम कम हो जाएगा. अदरवाइज कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं उसे गूगल करके या कुछ वीडियोस देख के समझ सकते हैं. उसके अलावा तो ज़्यादा इट्स अबाउट द डायनेमिक पोर्शन एंड करंट अफेयर्स, सो दैट वुड अगेन बी कवर्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड द करंट अफेयर्स मैगजीन. So, since I am regularly mentioning current affairs magazine, so let me make this very clear कि कोई भी current affairs magazine का hard and fast rule नहीं है कि यही current affairs magazine follow करने से होता है. You can easily take any current affairs magazine that you like. It can be of any coaching institution, or it can be your own newspaper notes that you have made during the course of preparation. So any of them that would do fine, I would say. बस देखिए, आप जो भी सोर्स उठाइए, हैव फेथ इन द सोर्स. बिकॉज आज के टाइम पे इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में कि स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. अगर मैं एक मटेरियल फॉलो कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज आई फॉलो what maybe Tamil Nadu NCERT for ancient history, let's suppose that. बट देन कोई और है जो कोई और नई बुक है मार्केट में जो पढ़ रहा है, एंड देन आई स्टार्ट डाउटिंग माई सोर्स. सो डोंट डू दैट. आप जो भी सोर्स पढ़ें, आप अपना सोर्स अच्छे से कीजिए कवर. उसके बाद उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए. दैट विल बेनिफिट यू मोर देन डूइंग मल्टीपल सोर्सेज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. सो दैट्स वन थिंग. Moving on to yes book list. So geography के लिए I did NCERTs 11th और 12th की चारों NCERT. I did not refer GC Leong क्योंकि मुझे लगा नहीं कि उसकी उतनी ज़रूरत है, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए. आपको अगर लगता है कि टाइम है आप कर सकते हैं तो यू कैन डू दैट, बट आई थिंक NCERTs का समझना, कॉन्सेप्ट को समझना इज मोर देन इनफ फॉर ज्योग्राफी. हिस्ट्री ज्योग्राफी. सोशल इश्यूज के लिए आई मेड माई ओन नोट्स, बट देन सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस इज फॉर मेन्स. सो आई विल कम टू मेन्स लेटर ऑन. लेट्स फिनिश द प्रीलिम्स book list first. So economics, environment, science and tech. IR, yes. For IR, I would suggest mapping is one thing that you must do very nicely, because अभी अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर 2022 का और इस बार 2023 का भी, so there have been a lot of questions on mapping from the places in news. So when you study the newspaper or your current affairs magazine, try and keep the atlas along with you, और उसका आप साथ साथ में मैपिंग कर सकते हैं. सो अगर आप खुद से मैपिंग करेंगे तो वो आपके ज़्यादा ध्यान में रहेगा और एग्जाम में वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है, रादर दैन अगर आपको ये लगे कि नहीं कहीं और से कर लेते हैं उठा के वैसा. So the more you invest the time on doing the things yourself or making notes for yourself, उतना अच्छे से वो चीज़ें ingrained रहती हैं, and it's really good for you. कमिंग टू मेंस. मेंस के लिए जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो है IR, गवर्नेंस, एथिक्स, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, और साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट वगैरह से भी जो क्वेश्चंस आते हैं. सो दीज आर दी थिंग्स. सो आई वुड सजेस्ट माई बुक लिस्ट जो मैंने किया था मेंस के लिए. सो बेसिक अगर मैं मेंस का बताऊं तो मेरा ऐसा रहा था कि महक जैन है, वो 2020 की टॉपर है, रैंक 17. सो उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, उनका अपना टेलीग्राम चैनल भी है, एंड विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, महक जैन मैम इज़ वेरी हेल्पफुल. शी रेगुलरली पोस्ट्स new information on her telegram channel, so you can follow that, because I took a lot of help from her notes and her channel. So अगर आपको ये भी डाउट है कि आप नोट्स कैसे बनाएं, तो आई थिंक हर नोट्स आर अ प्रोटोटाइप, अ मॉडल काइंड ऑफ थिंग फॉर note making, so that would help you a lot. For social issues and social justice, both deal with vulnerable sections of the society and the burning issues like regionalism, communalism, etc. So for these, you can just Google it up. Google the topic that is there in the syllabus, adding the prompt of UPSC, and then a list of articles come up of various channels. So you can take a look at 2 to 3 of them and have your own notes from them. Or you can also pick up any notes from the market too, because at the end of the day,
ऑल द थिंग्स आर मोर और लेस सेम, क्योंकि अगर रीजनलिज्म का टॉपिक है तो रीजनलिज्म क्या होता है, क्या सीन चल रहा है इंडिया में, किस तरह से प्रोग्रेस हुआ है, डिमांड्स कैसे प्रोग्रेस हुई है, दैट हैज बीन मोर और लेस कांस्टेंट, आई वुड से. सो सोशल इश्यूज और सोशल जस्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट दिस. गवर्नेंस में जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल एनजीओ, एसएचजी, ई गवर्नेंस और करप्शन, ये सब चीज़ें, ये सब अगेन आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस 365 जैसे नोट से, बिकॉज काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन होता है उसमें, अलॉन्ग विथ डेटा एग्जाम्पल्स वैसे करके. सो मैंने जो किया था वो मेंस 365 से किया था, और थोड़े बहुत मैंने खुद के नोट्स बना के रखे थे पहले से, अगेन गूगल करके कि एनजीओ का स्टेटस क्या है, या कोई ऑफिशियल साइट से इंफॉर्मेशन निकाल के, व्हाट आर द टॉप एनजीओज वर्किंग, क्या इश्यूज चल रहे हैं एनजीओ को लेकर के. सो थोड़ा सा अगर आप खुद मेहनत करेंगे गूगल करके तो आपका जो खुद का नोट्स बनेगा, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. मूविंग ऑन टू आईआर. आईआर के लिए आई वुड सजेस्ट कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है और जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक यूएन, डब्ल्यूएचओ, और जो और मेजर कंट्रीज है उनके साथ इंडिया का बायलैटरल रिलेशंस, ये आप प्रिपेयर कर लीजिए पहले से ही. सो इनको प्रिपेयर करने का एक एक तरीका ये है, अगेन गूगल करना. आप गूगल कीजिए इंडिया ये रिलेशंस, और यू कैन गो टू द साइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. वो लोग जो द गवर्नमेंट साइट जो है, दैट हैज़ बीन अ वेरी गुड सोर्स. वहाँ पे ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ इंडिया का बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर पीडीएफ है वहाँ पे अपलोड. So you can take that, because since it is coming from the government, it is the most reliable source that you can get. You can have a look at it and make your notes from that. I did refer to it and it was very good. Coming to ethics. For ethics, I would suggest that you can follow any basic book like Lukman IAS, or you can also take any basic notes that are there in the market of any topper or anyone else. बट एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थ्योरी के अलावा आप एक डायरी लेकर के बैठिए अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ-साथ, एंड स्टार्ट पिकिंग आउट एग्ज़ाम्पल्स, बिकॉज़ थ्योरी आप कोई नोट से पढ़ सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम्पल आप बहुत एग्ज़ाम्पल्स याद नहीं कर सकते. जब एग्ज़ाम आता है और आप पेपर लिखने बैठते हो, तो वो एग्ज़ाम्पल जल्दी आप कोट कर सकते हो, व्हिच यू हैव बीन थ्रू और व्हिच यू हैव लर्न्ड बाय योरसेल्फ. So even if you are using Instagram or Facebook and you see a video or an or incident has happened that shows positive attitude, compassion, empathy, values like this, so you can note it down in a diary. So keep one diary which you can use while watching through the newspapers or reading through it. That would be really good. So that is one strategy. Coming to essay. सो व्हेन इट कम्स टू एसे, अभी जो ट्रेंड चल रहा है काफ़ी सालों से यूपीएससी में, वो है फिलोसफिकल एसेज का. एंड ऑल ऑफ अस हैव बीन थ्रू दी प्रोसेस. आई थिंक जो भी लोग हैं हमारे साथ, वी आर एस्पिरेंट्स ऑल, और देर आर एस्पिरेंट्स ऑल ओवर हियर. सो ऐसे के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक पैटर्न समझिए कि ऐसे होता क्या है, पर्पस क्या है ऐसे का. सो गो टू द यूपीएससी सिलेबस और वहाँ पे आप एक बार देखिए कि व्हाट आर द एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि ऐसे में क्या चीज़ होनी चाहिए. तो ऐसे कंडक्ट करवाने का या ऐसे लिखवाने का जो एक मकसद है, जो एक विजन है यूपीएससी का, दैट इज टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्सपेक्टिव दैट यू हैव ऑन एनी टॉपिक बेसिकली. सो essay is one thing that where you cannot learn about a topic and reproduce that, because you need to write around 10 to 12 sites on it, 10 to 12 pages. सो ऐसे एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप अपना हर तरह का डायमेंशन दिखा सकते हैं. सो अगेन ऐसे में आपको एथिक्स के एग्जाम्पल्स बहुत काम आएंगे. एग्जाम्पल नोटिंग, स्टोरी नोटिंग आपका हेल्प हो जाएगा ऐसे के लिए. सो आप ऐसा कीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कीजिए उस ऐसे पे, कि कोई भी ऐसे का से आपको कितने डायमेंशन समझ में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने पेपर लिखा था 2022 में, so there was a topic on history, like history is a series of victories of the scientific man over the romantic man. This was the topic that I attempted in section A. So अब इस टॉपिक को आप कितने डायरेक्शन से एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. टिल द टाइम यू आर जस्टिफाइंग द टॉपिक, तब तक आपका ऐसे सही डायरेक्शन में जा रहा है.
सो येस, आई वुड सजेस्ट कि ऐसे के लिए भी आप एग्ज़ाम्पल्स वगैरह नोट करना शुरू कीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। और कुछ टॉपर्स के आप एसेज़ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रुति शर्मा, इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, इनके जो आंसर कॉपीज़ है, ऐसे कॉपीज़ है, वो अवेलेबल है। सो इनिशियली ट्राई टू रीड थ्रू द टॉपर्स आंसर कॉपीज़, और फिर आप पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू देखने के बाद फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि रिलेशन क्या है और किस तरह से जाना है। एंड देन स्टार्ट विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर आप कम शब्दों का ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट स्ट्रेट अवे गो विथ 1000 वर्ड्स और 1200 वर्ड्स। ट्राई टू स्टार्ट विथ 250 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 750 वर्ड्स इफ यू आर वेरी न्यू टू ऐसे राइटिंग, सो दैट एक व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट आई नो कि बहुत डर लगता है ऐसे लिखना शुरू करने में, या आंसर राइटिंग शुरू करने में भी एक बहुत डर रहता है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे शुरू करना है। हर दिन सोचते हैं कि हाँ, कल से करेंगे शुरू, कल से होगा और ठीक है। वी बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेटेड। So with this, the fear can be minimized a bit, that okay, I don't have to write a 1200 word essay straight away. Start with small essays first, and then eventually you can go on to writing the original UPSC pattern essays. So that is for essays. So coming to optional, my optional was history, and I have done history honors. So graduation के time से ही I was a bit clear that I have to go into UPSC preparation and my option is going to be history. So I had a good set of my college notes, और मैंने अपने college notes को रेफर किया था काफ़ी हद तक, बिकॉज़ 70 to 75% सिलेबस जो होता है वो मैच करता है डीयू के सिलेबस से, हिस्ट्री के सिलेबस से। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द बुक लिस्ट टू हेल्प द हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट एंशिएंट इंडिया के लिए उपिंदर सिंह इज़ अ गुड बुक फॉर द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक्स। प्री हिस्ट्री वाले जो पार्ट्स है या मॉडर्न वाले जो पार्ट्स है उनके लिए अच्छा है। उसके आगे के लिए आई थिंक इफ यू वांट टू मिनिमाइज द टाइम, यू कैन टेक अप एनी नोट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, और फॉर एग्जांपल एनी टॉपर्स नोट्स आल्सो, बिकॉज एंशियंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पार्ट है जो बहुत टाइम टेकिंग है। व्हेन आई प्रिपेयर्ड माय एंशियंट, आई टुक 2 months entirely to prepare my notes of ancient India. So since there are notes available in the market to lessen your work, तो फिर मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि ज़बरदस्ती का मेहनत करने से अच्छा है कि थोड़ा सा आपका अगर हार्ड वर्क बचता है, कुछ मार्केट में नोट्स अवेलेबल है उनसे, तो दैट आंसर ए बी। नो, नॉट लाइक दैट। लुक एट द क्वेश्चंस, give sufficient time to it. When you have prepared your basics, your ancient, medieval, modern, all is completed, or you have completed set of ancient, pick up the ancient topic wise PYQs and just read through the questions, and also look at the options. What are the options that are given? And you will definitely find that there is a pattern. For example, in science and tech, I would say that there have been questions in which previously UPSC used to give options and the answer used to be all of the above. Now this pattern has changed in the last 2 to 3 years. In the last 2 to 3 years, the all of the above option is not the correct option if it is there in the science and tech portion. So these are certain patterns that you can figure out when you look at the previous year questions, which will help you a lot. Coming to mains, mains, I would suggest that PYQ gives you an idea of the broad type of questions that are going to come. For example, गवर्नेंस से अगर एसएचजी पे क्वेश्चन आता है तो एसएचजी के बारे में क्या पूछा जाता है, तो उससे आपको नोट मेकिंग में हेल्प होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मेकिंग अ नोट ऑन एसएचजी, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट एसएचजी में क्या क्या करना है, कि बेनिफिट क्या होता है, एग्जाम्पल्स कितने कोट करने हैं, एनजीओ के बारे में है तो क्या क्या लिखना है। So this you will gauge from when you look at the mains PYQ. So that is regarding mains, that whenever you start making a note for a topic, look at the PYQ of the mains that has been asked, and you will literally get the theme or the topic for your note making. That is how it will help you. Then coming to the final stage, interview, how I prepared for interview, I would say. Interview is one stage where I would say you need to have a lot of confidence. प्रीलिम्स और मेंस में ऐसा होता है कि आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहो तो, या नॉर्मल कॉन्फिडेंट रहो तो चल जाता है, बट इंटरव्यू इज वन स्टेज वेयर कॉन्फिडेंस इज द की। आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, दैट डजंट मैटर, हाउ यू हैंडल एवरी क्वेश्चन is the key to it. So I gave around 7 to 8 mocks before my original interview, and I got almost 4 months to prepare for my interview. Yes, almost 4 months. So there was quite a lot of time to prepare for the interview.
I used to study two newspapers, but again, the key is that I read one newspaper very nicely, thoroughly, and for the second newspaper, I only picked topics not covered in the first newspaper and editorials on which I wanted a more of opinion making. So that was one thing that I did for इंटरव्यू स्टेज. इंटरव्यू के लिए एक चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी वो ये है कि अगर आप पॉसिबल है तो आप ग्रुप्स बना लीजिए 3 से 4 लोगों का और 2 से 3 लोगों का जो भी है, बिकॉज़ द डिस्कशन हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव्स. When the other person asks you questions and the kind of peer mocks that are there, peer mocks help a lot in improvement. मेरे लिए मॉक से ज़्यादा पीयर मॉक्स हेल्प्ड मी टू इम्प्रूव फ्रॉम जनवरी टू द पीरियड ऑफ अप्रैल, आई वुड से. Thirdly, I would say do not bluff at all in the interview stage. So, the two key that I would suggest is the honesty and the confidence. Even if I have not answered three questions back to back, I should take the fourth question as a new question altogether, and not think that पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ तो पता नहीं ये भी होगा या नहीं होगा. उसको बिल्कुल आप नई तरह से लीजिए and that would it. So, yes, this was about all the three interview stages. I would just check if there are any more questions that I need to address before moving ahead. So, I would address certain basic questions that aspirants have. I have suggested the book list more or less that I followed. Uh, Okay, so there is a question on answer writing, like how one should do answer writing, how to do note making, and these things. So let's begin with note making first. With let's start with mains, क्योंकि अभी का जो time है, I think this is the time that one can denote to mains preparation, and by January people will start with the prelims preparation. So when it comes to mains, you take up a topic from the syllabus itself. Uh, let's uh, let's say IR. So in IR, if I'm talking about India Nepal relations, so what should be my sources that I should start note making with? One can be your basic notes if you have any. For example, any basic book that you referred for IR. Another should be, I would suggest, any टेस्ट सीरीज. तो सपोज कीजिए कि मैंने कोई सॉल्व टेस्ट सीरीज उठाया है. कोई भी टेस्ट सीरीज में दो तरह के टेस्ट होते हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ. तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ नोट मेकिंग का. सो आई यूज टू टेक कि सेक्शनल का अगर मैंने कोई उठाया है, आईआर का पोर्शन उठाया है, तो सेक्शनल टेस्ट में इंडिया नेपाल को पे सपोज कीजिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग टेस्ट में. ठीक है, और वो 2 डायमेंशन है जो उन्होंने कवर किया है इंडिया नेपाल के रिलेशंस पे. सो आई गॉट द डायमेंशंस एंड आई गॉट द पॉइंट्स. ठीक है. सो दिस इज काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग. नोट्स से आप, एक होता है कि हम नोट्स से प्रिपेयर करके आंसर लिखते हैं. मैं यहाँ पे मॉडल आंसर से अपना नोट्स बना रही हूँ. ठीक है, तो मैंने मॉडल आंसर्स का सेट उठाया. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एमजीपी चल रहा है मार्केट में काफ़ी. सो आई रेफर्ड एमजीपी ओरिजिनली, फोरम आईएएस का. तो फोरम आईएएस का एमजीपी मैंने लिया था, और उसका जो सॉल्व्ड सेक्शनल और फुल लेंथ आता है, उसके मॉडल आंसर्स मुझे अच्छे लगे थे और मैंने उससे अपना नोट मेकिंग किया था. So you can pick up the solved model answer of any other coaching center that you like, if it is available, or Mains 365 also. So these can be your basic 2 sources. अगर आपके पास पहले से कोई और सोर्स नहीं है, कोई कोचिंग का मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर वेरी न्यू, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से नोट मेकिंग शुरू करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं. तो आप क्या करना कि आप पीवाईक्यू से टॉपिक निकाल लेना. ठीक है, कि कोई भी टॉपिक है सिलेबस में, उसमें देख लो कि पीवाईक्यू से क्या-क्या चीज़ें पूछी गई हैं. सो कितने डायमेंशंस में उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है. सो आई हैव गॉट द थीम्स फॉर नोट मेकिंग. Then I pick up the solved answers, the model answers of the test series, and after that I pick up Mains 365 that is there. So when you do this activity, आपका 3 से 4 महीना में you can easily cover GS 1, 2, 3 and 4. वेरी इट्स वेरी इजी. डेडिकेटेडली आप अगर करेंगे तो बहुत आराम से कवर कर लेंगे, और बहुत एक अच्छा आपके पास कॉम्पेंडियम रेडी हो जाएगा विच हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें पीवाईक्यू के थीम्स इंक्लूडेड हैं और एक अलग अलग डायमेंशंस का भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है. सो दिस इज वन वे ऑफ नोट मेकिंग दैट आई फॉलो. यू कैन ऑलवेज फॉलो एनी अदर. The another question that is there is about how many hours one should study. Now, this is a very blank question I would suggest, क्योंकि कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो ये डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी में.
ऑलवेज फोकस ऑन योर टारगेट्स एंड क्वालिटी स्टडी rather than क्वांटिटी. ठीक है. फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन आई वुड सजेस्ट देर इज नो यूज ऑफ लुकिंग एट द क्वांटिटी. The basic schedule that I used to follow was wake up, do a bit of yoga, meditation, and I used to read Bhagavad Gita. So this was my usual morning activity. And after that, having a bit of breakfast, I used to sit and begin. So in a slot of 2 or 2.5 hours at a stretch, and then taking a break. So I don't know how many hours did I actually study. What I know is that every day I set my own targets. आज ये चीज करना है. I had my daily targets, weekly targets and monthly targets. और मेरा फोकस होता था उस टारगेट के कंप्लीशन पे. नाउ लेट मी ऑल्सो मेक दिस वेरी क्लियर कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग टारगेट बनाते हैं उनका पूरा टारगेट कंप्लीट होता है. मैं भी अपने टारगेट्स बनाती थी. अगर मैंने 5 टारगेट सेट किए तो मोस्टली उसमें से 3 या 4 हो पाते थे, 1 नहीं हो पाता था. तो उस एक का बैकलॉग वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू क्लियर द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो उससे एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, आप खुद को अकाउंटेबल रहते हो. बिकॉज दिस प्रिपरेशन इज नॉट लाइक अ कॉलेज एग्जाम कि डेट शीट आ गई है, आप 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करो या 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करो, रात भर पढ़ो और हो जाता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. It requires a lot of motivation because you know that prelims is in 2024 next year. पता नहीं है. So you need to constantly motivate yourself and keep yourself accountable. So target setting is one way in which you can keep a track of things, how things are going. और इस तरह आपका चीज जल्दी खत्म भी होगा. So it's not like आपने 2-3 महीना GS1 को दे दिया फिर टाइम ही नहीं बचा GS2, 3 और 4 के लिए. So have a larger plan, a big plan, and then you can also have short term wise plans. So that is one way how you deal with it. I cleared about the hours. It's not about the hours, it's about the quality. आपको जब भी लगता है कि आप कर सकते हो पढ़ाई, तब आप करो. बहुत लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, बहुत लोग नाइट पर्सन होते हैं. वेन एवर योर एफिशिएंसी इज एट योर पीक, यूटिलाइज दैट टाइम फॉर योर बेस्ट. एट दैट टाइम डू नॉट टेक एनी ब्रेक. अगर आपको पता है कि मेरा इवनिंग वाला टाइम में मेरा एफिशिएंसी ज्यादा होता है, तो तब आप ब्रेक मत लीजिए. तब आप अपनी एफिशिएंसी को यूटिलाइज कीजिए और उस समय पे लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग यू कैन डू दैट. So that is one thing. So another question that is very common is how important are test series for prelims as well as mains. So let me clear this. जहाँ तक prelims की बात है, I would suggest कि किसी एक कोचिंग का आप टेस्ट पूरा दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 30-34 का एक सेट होता है कोई भी कोचिंग का. सो आई फॉलो दैट. आई गेव आई थिंक 34 टेस्ट आर देयर ऑफ विजन IAS. सो आई गेव 34 टेस्ट ऑफ विजन IAS. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो गेव 5 टेस्ट ऑफ फोरम एंड वाजीराम, and I think 2 tests of Shankar IAS too, to have an idea of kind of questions and the variety. Because होता क्या है कि if I am following the current affairs magazine of Vision and I am giving Vision test series, so naturally I'll get more marks in the Vision test series because current affairs उनका थोड़ा सा वहीं से आएगा. तो I have an edge in the current affairs questions of their Vision test series. But then that is not the case for Vajiram and Forum. So I get a range of marks कि क्या test series में आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं. तो टेस्ट सीरीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन यू. पीपल गिव 20, पीपल गिव 50. ये आपके पर्सनल लर्निंग्स पे और प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है. अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको समझ में आ गया है कि पैटर्न मार्किंग का क्या होता है, दैट यू आर कंफर्टेबल एंड योर एफिशिएंसी इज गुड इन अटेम्प्टिंग 70 to 80 क्वेश्चंस, सो दैट इज फाइन. इफ यू फाइंड दैट योर एफिशिएंसी इज गुड इन अटेम्प्टिंग मोर देन 90 क्वेश्चंस, सो इट इज फाइन इन दैट ऑल्सो. सो आई वुड सजेस्ट कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल से मत जाइए. और मैं भी ये नहीं बोलूंगी कि आपको 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना ही है प्रीलिम्स में. नो, दैट इज नॉट द केस. You can always experiment and use mocks to experiment that. I use my mocks to analyze कि मेरी efficiency क्या है कितने subject में. So what I used to do is कि suppose I am giving a sectional test on ancient India. So उसमें मैं क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन कर देती थी कि कौन से क्वेश्चन है जो मैंने 100% श्योर होके टिक किया है, कौन से क्वेश्चन है इन विच देयर इज अ डाउट ऑफ 50-50 एंड विच आर ब्लाइंड गेसेस. एंड आफ्टर आई यूज टू चेक कि इसमें से एफिशिएंसी मेरी क्या आ रही है. 100% श्योर में कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है. 50-50 में सक्सेस रेट क्या है, ब्लाइंड में सक्सेस रेट क्या है. तो उससे आइडिया लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. आपका ब्लाइंड गेस सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, या आपका 50-50 में कितना सही हो रहा है. इज इट अ नेट पॉजिटिव और अ नेट नेगेटिव. So this is one way I would suggest you can try for prelims test series.
Moving on to mains test series. Mains test series is something which deals with three things: addressing the demand of the question, having a proper structure to your answer, and third is completing the question on time. So these are the three things that are very important in a mains answer sheet. तो ये तीनों चीज अगर आपकी 10 टेस्ट में भी हो जा रही है तो 10 टेस्ट काफी है. अगर 15 टेस्ट में हो रही है तो 15 टेस्ट काफी है. सो पर्सनली व्हाट आई डिड वाज आई गेव around 10 test of GS in mains. So two were full length set. I gave Abhyas 1, 2, 3, 4 of vision, and GS forum IAS open test of GS 1, 2, 3, 4. So 8 tests, 4 plus 4 is 8, and then I wrote three question papers, three GS papers beforehand before giving this full length. So why did I write only three papers beforehand? Because when I wrote the first paper, and I got around 67 or 70 marks out of 250. So I read the comments. और कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अच्छा इस चीज़ की कमी हो रही है मेरे पेपर में. तो जब मैंने दूसरा पेपर लिखा तो दूसरे पेपर में वो चीज़ की कमी मैंने फुलफिल की. आई इम्प्रूव्ड माई स्ट्रक्चर, आई रोट द आंसर इन पॉइंट, एक्सप्लेन द पॉइंट, गेव द एग्जाम्पल, ट्राई टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम. जो क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते थे आई अटेम्प्टेड देम फर्स्ट, जो अच्छे से नहीं आते थे उन्हें मैंने बाद में अटेम्प्ट किया. सो आई क्रैक्ड काइंड ऑफ कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रहा है. सो उससे मेरा मार्क्स 67-70 से शूट अप होके इट वेंट टू 95-97. सो आई न्यू दैट ओके दिस इज द थिंग. तो मेरे मीन्स के टाइम पे ये चीज़ थी कि आई एम अ बिट पुअर इन लर्निंग स्टफ. तो मेरा वीकनेस ये है कि मुझे जल्दी चीज़ें याद नहीं होती है, रटाफिकेशन बहुत इजीली नहीं होता मेरे से. तो आई न्यू माई स्ट्रेंथ दैट आई एम कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर. My weakness was that my content was less. So I utilized the time of 2.5 months to improve on my content. तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ये बहुत पर्सनलाइज चीज होती है. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कंटेंट बहुत है बट स्ट्रक्चर नहीं आ रहा आंसर का, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर. अगर लग रहा है कि पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 3 आवर में नहीं हो रहा, 4 से ज्यादा टाइम लग रहा है, देन अगेन प्रैक्टिस मोर एंड मोर. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर हैंड इज अकस्टम टू इट एंड इट इज easier फॉर यू टू complete the paper in actual exam. But if you are able to complete the paper and the structure of your answer is good, but the problem is coming in the content, then focus more on revision. So that's why I'm not suggesting a certain list of certain number, the certain quantifiable number that you must follow. But yes, overall, this should be the format. Coming to the interview stage, how many number of mocks one should give? It again depends on the kind of personality that you think you are. If you feel that you are confident enough and you are able to handle the questions, then 3 to 4 mocks are sufficient. But if you feel that no, you need to speak more, you need to get accustomed more in the kind of interview setting, then I would suggest 7 to 8 mocks are fine. I gave 7 to 8 mocks because I got 4 months. So I spaced my mocks accordingly, and every month 2 to 3 mocks I had to give so that my speech remains in the formal sense and I'm able to address the interview questions. So depends on how much time you get for the interview. The mocks will also depend on that. So that's about the test series and the mocks that one should take. The other very common question is that how important is the NCRT and what NCRT one should follow, old or new. So for NCRT, I would suggest NCRT वो चीज़ होती है जो आपका बेस बनाती है. It gives the foundation to your understanding of any subject. So for people starting the preparation now, I would suggest please start with NCRT. अगर लोग बोलते हैं कि NCRT पढ़ना ज़रूरी होता है तो it has a reason behind it. प्रीलिम्स या मेंस में कुछ क्वेश्चंस जो एलिमिनेट होके होते हैं या जो बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं उनका आंसर एक्चुअली एनसीईआरटी में होता है. सो एनसीईआरटी इम्प्रूव्स योर अंडरस्टैंडिंग. बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट का बेसिक का अच्छा है, मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करी थी और आई सफिशिएंटली अंडरस्टैंड वेल व्हाट लैटिट्यूड इज, व्हाट लॉन्गिट्यूड इज, व्हाट आर द हिमालयस, हाउ आर द हिमालयस डिवाइडेड, नो नीड टू गो थ्रू द एनसीईआरटीज. सो जितना मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दैट आई एम वेरी मच फोकसिंग ऑन पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन. What I am trying to tell you is every aspirant is very different from every other aspirant.
every topper is very different from every other topper. सबका strategy अलग होता है. UPSC is one exam which has no one strategy to follow. You can craft your own new strategy that can be wholly entirely different from all these strategies that have been followed till now. So, what you need to do at first, at this point of time, if you have not done this before, is understand your weaknesses and strength. खुद को जानना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन. आप हर सब्जेक्ट में आप कहाँ खड़े हैं, आपका क्या पोजीशन है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन. Because that would lead you to understand whether to read the NCRTs or not, how much time to devote to note making, how much time to devote to answer writing. So please do this exercise and take out 1 or 2 hours to understand where do you stand in this preparation, because then that will also help you in speeding up your cycle or exiting the cycle. दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. अगर आप अपने आप को समझेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, मैं कंसिस्टेंटली 10 घंटे की पढ़ाई कर सकता हूँ एग्ज़ाम तक, देन यू आर अ वेरी सीरियस एस्पिरेंट. बट अगर कंसिस्टेंट क्वालिटी 8-10 घंटे की पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही है, देन देयर इज़ अ मेजर इश्यू एंड यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ताकि आप अपना स्टडी आवर्स और एफिशिएंसी बढ़ा सको. So this is about I would suggest. The other question that has been there is about how to keep oneself motivated or timetable making. So motivation is something that is very internal. Externally motivation बहुत short term होती है. It can be from a YouTube video or from a Sandeep Maheshwari video or from some Instagram video, but then that is short term. So to keep yourself motivated for a long period of time, find the actual reason why you need to qualify this exam. Because UPSC conducts a civil services exam so that you get recruited to the all India services and the central services, which serve a purpose in the country and society. So your purpose, your motive in selecting to be in the preparation should be clear. Once you are clear about that, it is very easy to get to remain motivated. हाँ, of course there are periods of depression where you get very low. मेरे life में भी बहुत stages थे जब था कि नहीं, शायद नहीं हो पाएगा. But then in those times I would suggest take a break. Take a break for an hour or two, a day or two, a week or two, as and when it is required according to your state of mind. Once you refresh your mind और आपको लगे कि नहीं अब मैं रेडी हूँ वापस प्रिपरेशन के लिए, if you have that zeal and motivation to continue the preparation, it will automatically come again. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी उन एस्पिरेंट्स के लिए who have been into preparation since a long time and have already given 3 to 4 attempts or 4 to 5 attempts. If you have been honest in your preparation and you know that last 4 to 5 years you have constantly improved upon yourself, improved upon your strategy, worked on your mistakes, then do give it a try, because yes, this exam is worth giving. But at some point of time, if you do feel that at along with the UPSC you do need to have a backup after being 5 to 6 years into preparation, और अगर लगातार prelims नहीं हो रहा है, तो I would also suggest that there's no problem in having a backup, because when you have a backup थोड़ा सा mental state अच्छा हो जाता है और it's really easy to prepare for the exam then. So this is again a personalized advice that I am giving to every one of you watching this live session. So please try and take out time for yourself, self introspect, analyze your weaknesses, strengths, where do you understand, and understand that at the end of the day it's just an exam and nothing more than that. It is an exam to recruit people to a job, to a government service, whose motto is to serve the society. So there are several other ways in which you can bring out change and serve society, and the life does not end with this exam. So that is one thing I would like to suggest. So I think I have more or less dealt with my strategy and everything. I would like to take up such questions that are flashing in the comment section. So there has been a question on revision, how to do revision of the subjects. So I would suggest कि
कोई भी सब्जेक्ट जैसे 2 तरीका होता है रिवीजन करने का। एक तो ये होता है कि आप कोई चीज़ को पढ़िए और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, सपोज़ 1 वीक और 2 वीक्स के बाद, यू गो बैक टू द सब्जेक्ट एंड रिवाइज़। The other way, I'll say, share my way of revision. So what I used to do is, I am very specific about completion of the syllabus. So मेरा फोकस ये रहता था कि मैं एक कितनी बार मैं रिवीजन करूं, पर मैं रिवीजन पूरे सिलेबस का एक सेट में करती थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टार्टिंग माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी, so I'll make a target in completing the entire prelim syllabus in 2 months. So my first set of prelim syllabus would end by the end of February. The second set of revision would start from March, and the third set of revision would set up by mid-April, and the fourth would be in the final week of the preparation. So before the actual prelims, I would have 4 to 5 set of revisions. तो मेरा रिवीजन का यही स्ट्रैटेजी होता था कि 2 महीने का टाइम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक करके मैंने स्पेसिंग की, अपने टारगेट्स बनाए, और फेब के एंड तक किसी तरह मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. उसके बाद मैं दोबारा फिर उठाती थी, और क्योंकि ऑलरेडी अब अंडरलाइंड है, उसमें शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं बना हुआ है, सो आई यूज टू रिवाइज दैट पार्ट. If short notes are not there, then mostly it is in the second stage of revision, the second lap that I'm talking about. In that, I used to make short notes. कि if now I'm revising the national parks, तो बिल्कुल नेशनल पार्क्स में से जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो क्रिस्प, जो मैं चीज़ें भूल रही हूँ या मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रखती थी. एंड नाउ दिस शॉर्ट नोट विल बी रिवाइज इन द थर्ड लैप ऑफ द रिविजन. तो इस तरह करके रिवीजन का प्लान मेरा चलता था. सो इट वाज लाइक लैब टू लैब बेसिस, रादर दैन कि एंशिएंट रिवाइज हो गया और 10 दिन के बाद वापस से एंशिएंट रिवाइज करो. दिस वाज इन माय वे. सो फॉर रिवीजन, दिस वाज वन थिंग दैट आई फॉलोड. The other question is about note making. I've already talked about note making. You can watch the video later. How many hours? We already discussed this. Stress management. For stress management, follow a hobby, I would say. हाँ, बहुत मुश्किल होता है प्रिपरेशन में टाइम निकालना, बट आई थिंक हाफ एन आवर या 1 आवर का टाइम निकाला जा सकता है टू हैव अ ब्रिस्क वॉक विथ योर फ्रेंड्स, टू चिट चैट, स्पीक टू योर नियर एंड डियर वंस. दैट वुड सर्टेनली बी अ रिफ्रेशमेंट. अगर किसी को फूड ब्लॉगिंग का शौक है, या फिर खाने का शौक है, डांस करने का शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, so you can utilize the breaks accordingly. When it comes to me, I am someone who cannot sit in a stretch for very long. मैं एक बार 3 घंटे के लिए नहीं बैठ सकती. So I used to take a break of 5 to 10 minutes every 45 or 50 minutes. So every 45 to 50 minutes I would set the timer on my phone, और उस उतने मिनट के बाद I used to take a 10 minute break. So that 10-minute break could be anything, just walking around the flat, or listening to songs, or speaking to someone, anything. And then again sit for 50 minutes. So this was used to be my strategy. For people having difficulty in sitting for long hours, I would suggest this is a very good thing, that you motivate yourself to stay focused for 45-50 minutes, and then take a 5 to 10 minute break. That would easily lead you to sit for long hours with short breaks in between. That is one thing. Mistakes to avoid, I would suggest, do not follow any strategy of any topper given by any faculty or anyone else in a very solid or black and white mode. अगर मैंने भी आज जितनी चीज़ें बोली हैं, आपको अच्छी लग रही हो, नहीं लग रही हो, जैसा भी है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. Always understand that you are a different individual. You have your own pros and cons in the preparation. You may like economics, I may not. You may like geography, I may like history. So every person has its own biases when it comes to subjects and the parts of the syllabus. तो कोई भी strategy कोई hard and fast rule नहीं होता है, and that is first thing to avoid. Second mistake I would say is wasting the time after prelims. प्रीलिम्स जब क्लियर नहीं होता, उसके बाद का जो 2-3 महीना होता है, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, इज वन पीरियड विच मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वेस्ट. This is one period that you can actually utilize for your mains preparation, and this is a very crucial time. So avoid wasting time, is one mistake that you can cautiously avoid. It's a long process, so please have a quality sitting hour of 6 to 8 hours. It will help you a lot, and avoid last minute stress for you.
The third mistake I would say is ignoring the previous year questions. Do not take PYQ lightly. Many aspirants think that I have learned all the PYQs and that is enough for me. I again told it's not about the about learning the PYQs, but actually analyzing the PYQs more. So the more time, as and when prelims comes near, uh, March sets in and April sets in, one book that should always be by your side, like a scripture, is your PYQ book of any publication, but it should be a topic wise solved PYQ book so that you can always refer to the solutions and everything. So that is one thing I would say. How to understand PYQ and syllabus is one question, and how to analyze PYQ is another question. So here I would take one example that was one question in 2022 prelims. 2022 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था अर्थशास्त्र पे। अगर आप लोगों को याद होगा या तो आप वापस जाइएगा और एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन में ये क्वेश्चन देखिएगा। सो द क्वेश्चन वाज what are their statements, and there were three statements given. So how many of these things have been mentioned in Arthashastra? This was the question. और तीन statement थे उसमें. All the three statements were about female slaves and the property right that would accrue to a child that is born of a female slave. So all these three statements were vague, first of all, and secondly, they were positive. The third thing is that Arthashastra is one book that no one can completely read. मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मैंने अर्थशास्त्र पूरा कभी नहीं पढ़ा। कोई PSIR का स्टूडेंट होगा, उसने भी अर्थशास्त्र कभी पूरा नहीं पढ़ा। सो इफ आई गो बाय कॉमन सेंस, तो यूपीएससी अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है जो किसी ने पूरा नहीं पढ़ा। ऑप्शंस वैसे दे रही है जो कि पॉजिटिव है और प्रोग्रेसिव है। So the fourth option, all of the above, would logically be the right answer. Now, this is one thing that I made out from the PYQ. So this is how you analyze the PYQ. आप देखिए कि options क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसका आंसर क्या सही है और क्यों सही है, किस तरह से चीजें वर्क कर रही है. सो मोर एंड मोर यू स्पेंड टाइम. दिस इज वन थिंग दैट आई मेड आउट फ्रॉम द PYQ. You can make out real number of other things too. So spend time with PYQ is what I would suggest at the beginning, and eventually you will figure out how to analyze it. The another question that has been popping up is about 2025 prelims, how to approach 2025 series. So now we are in August 2023. If you are starting your preparation now, so I would suggest start with the basic reading of the NCERT. If you are good, then start with 11th and 12th NCERTs. If you think you need a more of foundational knowledge, then start with 6, 7, and 8 NCERTs. Once you are done with the NCERTs, okay, now newspaper is a constant thing. Newspaper is something that remains constant, and it's good to follow it. So that is one thing. After you're done with the NCERTs, you can pick up the subjects syllabus wise. Pick up GS 1, 2, 3, 4, and your optional. Now, by next, I think mid of 2024, you can comfortably complete your GS and optionals. And by September 2024, you can start your answer writing and essay writing. So by December 2024, you will be quite comfortable in answer writing and essay writing. And by January 2025, you can start your prelims preparation. So this was for 2025. How to start mains answer writing is another question that is popping up. So for mains answer writing, I would suggest that you can go topic wise. If you are preparing, suppose governance notes. So once you are done with governance notes, you can pick up PYQs and start practicing them and get it evaluated from any of your seniors. Or uh, there is a community called IES network. They charge you certain amount, and you can submit your scanned copies, and they can evaluate and send it back to you. So this is one way you can follow. So going topic wise is one way to start your mains answer writing, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है लोगों को पुश करने में कि कैसे शुरू करना है, कब शुरू करना है नहीं करना है, वो एक डायलेमा रहता है. सो थोड़ा बहुत स्टार्ट करने के लिए टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग इज गुड. वंस यू आर डन विथ कंप्लीटिंग योर नोट मेकिंग एंड कंप्लीटिंग द बेसिक GS syllabus, you can start with the sectional test of GS 1, 2, and 3, and 4 and start attempting them. Initially, don't focus on the time limit, but try to focus on structuring, presentation, and the content, and eventually you can also adhere to the time limit. So that's how you start the basics of the mains answer writing program.
कोचिंग कितना सही रहेगा is one question that is coming up. For coaching, I would suggest it's not mandatory. There have been a lot more toppers who have qualified the exam without any coaching, but it is more about understanding the basics of any subject. अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कोई कोचिंग नहीं भी ले रहे हो बट फिर भी आपको अगर कोई डाउट है बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोई सब्जेक्ट में और आपको पता है कि कोई वीडियो अवेलेबल है तो उसको देखना वुड बी वन थिंग. सो आई थिंक आज की डेट में बहुत मटेरियल अवेलेबल है ऑलरेडी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, वेर यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लुक एट द वीडियोज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो टिल द टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट देर इज no harm in not taking any coaching. It's not about that. How to analyze PYQs I have dealt with. So English कैसे strong करे. So for English, I think reading one of the basic newspapers like Hindu or Indian Express is very good. If you have certain problem in English, I would suggest to start with Indian Express, because the Hindu has kind of more flowery English language, so Indian Express would be good. आप ऐसा कीजिए कि जो एडिटोरियल्स होता है एडिटोरियल्स का का रीडिंग मारिए. सो बेसिकली आई एम डन रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आई हैव अ एडिटोरियल इन माय हैंड एंड आई read the editorial aloud. So that would be one way in which the fluency will come. And once you start reading it aloud, you will also understand the grammatical nuances that are there. So this is one way that I improved my English over the years since I started reading the Hindu. So that helped me a lot. The another question that is coming is NCRT के notes कैसे बनाएं. I would suggest there is no need of making notes of NCRT. टाइम बचाने के लिए आप अगर आपके पास फिजिकल कॉपीज हैं एनसीईआरटी की, सो यू कैन जस्ट अंडरलाइन और हाईलाइट इन दैट. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दोबारा एनसीईआरटी खोल के नहीं देखना है, सो आपका जो अंडरलाइन सेक्शन है वहां से आप शॉर्ट कीवर्ड्स उठा के यू कैन हैव अ A4 साइज शीट एंड वहां पे आप फटाफट नोट्स बना सकते हैं. सो अगेन नोट्स कैसे बनाना है, ये इसका जो बेसिक आता है वो वहीं से आता है कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. सो प्लीज सी द सिलेबस एंड द PYQs बिफोर मेकिंग एनी नोट्स. Only then will you understand what to not write in the note making and what to include in the note making. That would be your key to the themes in the note making thing. सो वही चीज़ है कि आप नोट्स बनाइए. ठीक है, तो हिंदी में आप पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, तो मैं बताती हूँ कि एनसीईआरटी का नोट्स बनाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाना है, तो आप पहले पीवाईक्यू से देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. ठीक है, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो काम आ सकता है, कोई ऐसा कीवर्ड है या कोई ऐसा फैक्ट है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आप यू कैन जस्ट राइट द फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई मेड द नोट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक बिकॉज सर्टन फैक्ट्स वेर देयर जो मैंने कभी और मुझे लगा कि ठीक है मैंने पढ़ा है पर मैं इसे भूल सकती हूँ. सो आई मेड नोट्स फॉर दैट. सो वैसे करके आप बना सकते हैं, बट हमेशा सिलेबस और पीवाईक्यू को ध्यान में रखिएगा. कीप चेकिंग देम रेगुलरली. कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मुझे सिलेबस पूरा याद है या मुझे हर कीवर्ड याद है या मुझे हर पीवाईक्यू याद है. जितना फ्रीक्वेंटली आप इन दोनों चीज़ों को विजिट करेंगे, प्रिपरेशन उतनी ईजी होती जाएगी. पीवाईक्यू किस पब्लिकेशन का बेहतर रहेगा? केबीसी नैनो का मैंने रेफर किया था और मैंने मृणाल का भी पीवाईक्यू रेफर किया था, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं. विच बुक फॉर जोग्राफी? आई रेफर्ड एनसीईआरटी. 11th और 12th के जो 4 एनसीईआरटी है वो मैंने रेफर किए थे. हाउ इज माई ट्रेनिंग गोइंग? येस, माई ट्रेनिंग इज गोइंग वेरी वेल. थैंक यू so much for this question. Share your interview experience. Okay, so my interview went around for 35 minutes and it was our respected chairman sir, Manoj Soni sir's board. It was a good interview and 50 to 60% it was from my DAF and rest 40% was random and current affairs based. So I was asked questions on SDGs, how to improve the SDGs on health, what is the government doing. I was asked to explain the bilateral relations of India with any of the 5 countries. I was also asked about my college Miranda House and how I
came to know about my college. So these were some of the questions. Apart from that, there were questions from Bhagavad Gita, since I mentioned reading Bhagavad Gita as my hobby. So Chairman Sir gave me a situation around Mahabharata, and he asked me whether I would wage the war or not. So that's how my interview went. It was fine. It was a very enriching experience, and it turned out really well. For 2025, I have already told my strategy and way. So I think you can refer to the previous section of the video once the live stream has ended. One question that is coming is how to deal with failure. फेलियर जब मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जब मेरा 2020 और 2021 का प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो टेक सर्टेन टाइम टू लिव योर फेलियर, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 हफ्ता हो. There is no harm in crying, in cribbing about it, that yes, you worked hard and you did not make it, because that went out is necessary to go into the next stage of the preparation, that is analyzing what went wrong. So ठीक है, आप रोइए धोइए जो करना है, उसको उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उस चीज को करके खत्म कीजिए, एंड देन नाउ कम टू व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों नहीं हुआ, क्या चीजें थी. सो take the effort of taking up your prelims question paper or your mains question paper and analyzing that kahan pe galti ho gayi, kya reh gaya. So once you figure out the root of the problem, you can always work on that for in the next lap of the preparation. So that is one thing. How to analyze PYQs, I have already told you. Is NCRT enough for geography? It is not enough for mains. It is also not enough for prelims, because the syllabus is so vast that nothing is enough. But NCRT, the 4 NCRTs, gives the basic foundational knowledge for geography. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट कम्स टू मेंस, एनसीआर जो क्वेश्चंस मेंस में आते हैं ज्योग्राफी से, वो बहुत अलग होते हैं एनसीईआरटी से. सो फॉर दैट आई वुड आस्क यू टू रेफर टू द PYQs. Once you analyze the PYQs, you understand what kind of questions are coming, and you can always Google them up, or as I told you, follow the sectional solved model answer keys. So that would give you a kind of information how it goes. डेली कितने घंटे पढ़ने चाहिए, मैंने ऑलरेडी ये बताया है. क्वालिटी टाइम, टू बी वेरी प्रेसाइज एंड क्वांटिफाई इट, क्वालिटी स्टडी ऑफ 6 to 8 hours throughout the year will sail you through the exam. And when I mention quality, I'm ignoring the quantity here, because if you sit for 12 hours और 12 hours बैठने के बाद आपका 6 घंटा क्वालिटी हो रहा है, तो 12 घंटे बैठिए. अगर सिर्फ 10 घंटे बैठने के बाद आपका 6 घंटे हो रहा है, तो 10 घंटे बैठिए. अगर 6 घंटा आप बैठ रहे हैं और वही 6 घंटा बहुत मन से पढ़ रहे हैं, तो उसके अलावा और बैठने की जरूरत नहीं है. इट्स अबाउट द क्वालिटी. इज कोचिंग नेसेसरी? आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस क्वेश्चन. GS3 and economy, I have already told about my strategy for GS3, science and tech, environment and economy separately. You can always look at the first part of the video. If you have given second preference as IPS after IFS, what will happen if you don't meet the height criteria? So I would tell that if you are unfit for the IPS, तो आपका जो नेक्स्ट प्रेफरेंस होगा सर्विस में, आपको वो सर्विस मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज फर्स्ट प्रेफरेंस इज IAS, second is IPS, and third is IRS IT. So if you are unfit for IPS, you will be allocated IRS IT. So that is how it goes about. Is coaching necessary? I've dealt with this. My mistakes, I've already dealt with this, at what mistakes I did in my initial 2 attempts. I've already talked about it. हिंदी में बात कीजिए जी. मैंने काफ़ी कोशिश की है अपनी कॉन्वर्सेशन को बाइलिंगुअल रखने की. आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा मोर और लेस. लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई शेयर्ड दैट ऑलरेडी. CSAT strategy, yes, this is one thing I think that I skipped or missed it. Thank you so much for reminding me. For CSAT, since I come from a humanities background, और मैंने लास्ट मैथ्स जो है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, so every year before prelims I used to give around 10 to 12 mocks of CSAT, and I used to solve all the PYQ of CSAT. जैसे 20 में मैंने जब CSAT दिया तो मैंने 15 से लेकर 19 तक सारे पेपर बनाए थे, 21 में 15 से 20 तक सारे पेपर बनाए थे, और 22 में 15 से
22 तक या 21 तक जो भी था सारे पेपर बनाए थे। सो ये मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं पीवाईक्यू और मॉक से आई यूज्ड टू इम्प्रूव ऑन दिस थिंग। सीसैट का एक स्ट्रैटेजी आई वुड सजेस्ट इज़ कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं सीसैट के, तो सीसैट वो टाइम होता है जब पेपर 1 हो चुका होता है और बीच में 3 घंटे का ब्रेक होता है। So by the time you are in the CSAT paper, you are bit exhausted, stressed about the GS1, कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है. So when you open the paper, always look at what kind of questions has come this year. Look at certain kind of maths questions. और अगर आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बना के ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो लेंदी हैं काफ़ी और इस बार के कैलकुलेशंस टफ आए हैं, दैट मीन्स मैथ्स ओवरऑल इस बार टफ आया है एंड यू कैन इजीली बैंक ऑन कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि 21, 22 और 23 दोनों साल यूपीएससी ने यही चीज़ किया है कि मैथ्स में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशंस रहा है एंड कॉम्प्रीहेंशन हैज़ बीन अ बिट ईजियर। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जिन लोगों का सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा मैथ्स पे और मैथ्स में लेंथी कैलकुलेशंस की वजह से उन्हें टाइम ही नहीं मिला पेपर पूरा देखने का। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए सीसेट में। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है और क्या कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, तो प्लीज़ फ्लो में बह मत जाइए और फिर उस क्वेश्चन को वहीं छोड़िए एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर आइडिया शुड बी टू सी ऑल द क्वेश्चन एंड स्पेशली द कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम ये है कि आपको आंसर श्योर शॉर्ट पता नहीं होता, लेकिन अगर मैथ बहुत टफ आया है तो कॉम्प्रीहेंशन ईजी होगा और अगर कॉम्प्रीहेंशन ईजी है तो मतलब कि अगर 25 क्वेश्चन में कॉम्प्रीहेंशन से है तो उसमें से 20 तो आपको कंफर्टेबली हो जाएंगे। सो दैट इज वन वे टू डील विद सीसैट। What worked for me and what didn't. Analysis of PYQs worked for me in cracking prelims. Understanding my strength and weakness in the mains worked for me in mains because that saved my time in writing a lot of test series and I could devote that time in improving on my content. And for interview, not bluffing and confidently dealing with the questions worked for me and got me 193 marks in interview. So याद किया हुआ चीज़ आप भूल जाते हैं, इसका सॉल्यूशन यही है फ्रीक्वेंट रिवीजन। और इसमें यही है कि जब भी आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हाईलाइट करते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि आपका जो मेहनत है वो अगली बार के लिए थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, ऐसे का स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस किया है, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं एक बार लाइव स्ट्रीम खत्म हो तो। सो आई थिंक दैट्स इट। You can always ask me questions on my Instagram handle. It is shruti.ips. I think, and I'm taking this session from UPSC time that has given me an opportunity to interact with the fellow aspirants. So you can ask me questions on my DM in Instagram. And with regard to questions, I would suggest कि please आप अपने question में specific रहिए। अगर आप ऐसे questions डालते हैं कि मैम अपनी आप strategy के बारे में बताइए, तो strategy UPSC की is very vast. तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है आपका कि ऐसे में ये चीज़ कैसे इंप्रूव करना है या टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, इसको कैसे इंप्रूव करना है, तो आई कैन इजीली डील विद दैट। सो ट्राई टू बी स्पेसिफिक इन योर क्वेश्चंस। I would take one last question that I am getting about dealing daily targets and how to manage test or prelims since starting whole year. So for test series I've already dealt this, so I'm not talking about that. For reading daily targets also, I again spoke that I used to set daily targets और जिसमें से 3 या 4 चीजें होती थी, उसमें 2 चीज तो कॉमन होती थी, एक न्यूज़पेपर रीडिंग और दूसरा 1 घंटा करेंट अफेयर्स का प्रिपरेशन। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट मेरा चल रहा है उसके लिए सफिशिएंट टाइम। अब एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि साथ में 2 सब्जेक्ट करे, हिस्ट्री पॉलिटी साथ में करे या पहले हिस्ट्री कर ले फिर पॉलिटी करे। अगेन देन दिस डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि जिसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चीज़ पहले खत्म कर लूँ फिर दूसरा शुरू करूँ, तो इसलिए मैं 2 सब्जेक्ट साथ में नहीं करती थी। अगर मैंने एंशिएंट उठाया है तो मेरा फोकस होता था पहले 1 हफ्ते में एंशिएंट खत्म करना, फिर मिडाइवल पे मूव करना, रादर देन एंशिएंट और मिडाइवल साथ साथ करना। सो डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि आप बोर हो जाते हैं और 2 सब्जेक्ट हैंडल कर सकते हैं तो यू कैन हैव हिस्ट्री एंड पॉलिटी बोथ एट द सेम टाइम। तो यही चीज़ है। So thank you so much. It was very lovely speaking and interacting with all of you. I hope this session helped you. जैसा मैंने बताया, you can always get back to me on my Instagram handle. I would try to address that.
और अगर कोई भी और क्वेश्चन होता है तो आई थिंक यूपीएससी टाइम वुड बी वन फैसिलिटेटर बिटवीन मी एंड द एस्पिरेंट्स. सो येस, दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आई नो आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं. आप सिर्फ खुद से ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें, एंड येस, यू विल सेल थ्रू इट. I really wish to see all of you on the other side soon. Thank you so much.